दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है, इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन पढ़ाना पसंद नहीं है। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई। मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं। अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? ईरान इजराइल में कौन जीता खान सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है। एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया यहाँ पर। अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी? हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कीजिए कि भैया पकड़ा के गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है, वो क्यों नहीं दिखाते? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। वीर सावरकर, जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? योगी आदित्यनाथ। जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज पटना में चाय वाला इंटरव्यू जाने माने शिक्षाविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। कैसे हैं खान सर? नमस्कार, बढ़िया हैं हम, बहुत अच्छे हैं। अभी जब मैं आया तो मैंने देखा बहुत सारे गरीब बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, और मैंने एक एप्लीकेशन देखी जिसमें एक बच्ची कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पढ़ना है। फिर मुझे पता लगा कि जो भी गरीब बच्चा पढ़ाई के लिए आता है, खान सर के दर से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, अगर गरीब है और पढ़ने में सिंसियर है, 2 शर्तें हैं हमारे पास। केवल गरीब नहीं, गरीब और पढ़ने में सिंसियर। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास में आ जाएंगे और न पढ़ाई में मन लगाएंगे, न घर जाके पढ़ेंगे, न सिंसियरिटी से देखेंगे, क्लास में बदतमीजी करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे। नो, पढ़ाई में अच्छे हैं और गरीब हैं तो बाधा बनने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अब भाई हमको घुसा दीजिए यूपीएससी बैच में और हम पढ़ना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा जिस लेवल अब मेहनत नहीं करेगा, और हमने उसे यूपीएससी या पीसीएस बैच में उतार दिए तो फिर तो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर खान सर ऐसे क्यों करते हैं? क्यों मतलब गरीब बच्चों पर अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी मेहनत से उन्हें पढ़ाते हैं? क्यों? क्या इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, हमको ना अगेन बताते हैं, हमें एजुकेशन, हमें एज ए टीचर बनना पसंद नहीं। और आज के डेट में भी हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है, इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमें एजुकेशन पढ़ाना पसंद नहीं है। हमें फौज में जाना था, नहीं तो हमें किसानों के लिए पढ़ाना था, किसानों का क्लास लेना था, न कि यहाँ बच्चों का। बट इनकी जो गरीबी देखते हैं ना, उस वजह से हम देख के यहाँ चुप बैठ जाते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं भी पसंद है हमें वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम हटें तो इनकी फीस दोगुनी तिगुनी चली जाएगी। यूपीएससी की फीस 2-2.5 लाख रुपए होती थी, वो आके नीचे ले आती, हम लोग 7-8 हज़ार पे लेके चले आए लोग। तो हमारा रहना ज़रूरी है। दूसरा, हम इसलिए देखते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ने में मतलब स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई, घर में पैसे नहीं थे तो अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, तो उन्हें लगता है कि उनका बेसिक कमज़ोर है। तो हम उन्हें देखते हैं कि भैया टेंशन नहीं ले, हम हैं, तुमको कितना भी कमज़ोर रहोगे तो तुमको उस लेवल तक पहुंचा देंगे। अब अगर तुम घर पे पढ़ाई उसे रिवीजन कर रहे हो, उसे होल्ड कर लिए, तो तुम्हें एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली हमारा मोटो ही है कि हमको उन गरीब बच्चों के लिए खड़े होना है। आज भी हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला, ठेला बेचने वाला, 90% यही बच्चे आते हैं। किसी के यहाँ भी रिजल्ट भी हो जाता। अभी एक आदमी एक आए थे अपनी बेटी को लेके, उनकी 2 बेटियों का सिलेक्शन हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में, 2 बेटियां, और वो चाय लगाते थे।
और ठेले पे चाय लगा के, और कहते थे सर कभी चाय लगाने में ना ठेला कभी हटाया जाएगा, अतिक्रमण वाले भगाएंगे, कभी नगर निगम वाले भगाएंगे। बड़ा दिक्कत होता है इन लोग को, जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है। कोई फल बेचता था तो उन लोगों के लिए कहते सर क्या बताएं, ठंडी के दिन में फल का मार्केट खत्म हो जाता है। क्यों? ऑब्वियस बात है, लोग ठंडी में कम फल खाते हैं। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। पर आपने ईमानदारी से ये बात तो मानी कि आपका ये करने का मन नहीं करता है ना, हम सच में बताते हैं। अब क्या करने का मन करता है? हमें मन करता है कि जो एग्रीकल्चर किसान है ना, उनका क्लास ले। जैसे हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए कि देखिए भैया आपके साथ समस्या क्या है। देखिए एक किसान में उसको टोटल कमाई का 30% उसका खूब अच्छा प्रॉफिट होगा तो 30% होगा। अब समझिए उसको बर्बादी कहाँ से हो रही है। 30% फसल उसका कीड़े खराब कर देते हैं, और कोल्ड स्टोर की चेन ना होने की वजह से 30% फसल खराब हो जाती है, रखने का जगह नहीं। तो उसको प्रॉफिट है 30% और लॉस है 60%। आप कैसे कीजिएगा? आप सोचिए, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं 30% फसल खराब कर देते हैं। आप बैगन की फसल देखिए, ऊपर से बहुत अच्छा, अंदर से खराब हो जाती है। वो कहाँ जाएगा? टमाटर खूब सुंदर दिखेगा, एक छोटा सा सुराख होगा उसमें अंदर से। उसमें नॉर्मल सा सिस्टम होता है। ब्राजील में मच्छरों ने बहुत तंग कर रखा था, तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके वहाँ एक ऐसे मच्छर की प्रजाति छोड़ी गई जिससे अगर कोई मच्छर अगर मीट करते थे तो केवल मेल जन्म लेते थे, फीमेल नहीं। तो अगर हम लोग अपने खेत वगैरह में अगर मेल को मार देते हैं तो मान के चलिए अगर 90% मेल मार दिए कीड़े मकोड़े को, जो हानिकारक कीड़े हैं उनको, तो फीमेल रिप्रोडक्शन चेन रुक जाएगा, किसानों को फायदा हो जाएगा। एक किसान सब्जी बेचने जाता है, आप यकीन कीजिएगा हमारी जो कोचिंग है इसके जस्ट सामने मुसल्लापुर सब्जी मंडी है। यहाँ पे इस सब्जी मंडी में आप देखेंगे ना, तो जो गरीब लोग होंगे, दूर से आए होंगे, तो जितने मतलब जो बड़े जिनके सब्जी की खपत ज़्यादा है, किसी का हॉस्टल है, किसी का मेस है, ये लोग इंतजार करेंगे शाम होने का। क्योंकि अगर शाम हो गया ना तो वो अपनी 20 रुपए की सब्जी को 10 रुपए में बेच के जाएगा, क्योंकि उसको घर रखने का जगह नहीं है, ले जाएगा तो उसके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारे हर गांव में यदि एक कोल्ड स्टोर होता तो किसान कभी भी नहीं जाता, कहता आज खरीदना है तो खरीदिए, वरना हम ले जाके कोल्ड स्टोर में रख के आएंगे। और आज सोलर पैनल है, आप सोलर पैनल से कोल्ड स्टोर बना दीजिए, किसानों का एक चेन बना दीजिए कि हाँ भैया आपका, हम अगर गाँव के किसानों से 100 रुपया अगर ले लो ना मंथ का, तो उसका एक कोल्ड स्टोर चल जाएगा। उस 100 रुपया से उसको हम 10,000 उसकी बचत करा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो किसानों के जो कानून प्रधानमंत्री लाए थे, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था, वो इसीलिए वो खुद ही वापस ले लिए। वहां पे सही नहीं था वो किसान। क्यों? देखिए आप किसानों की मूलभूत समस्या समझिए। किसानों के पास मार्केटिंग की समस्या है, कोल्ड रखने की समस्या है। कोल्ड स्टोर बिचौलिया खा जाता है ज़्यादा, और कीड़े मकोड़े से बचा लीजिए, और दलाल जो है सब इनको बचा लीजिए, काम खत्म। अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप सिंगापुर सब्जी भेजिएगा यहाँ से, तो उसका सबसे बड़ा कॉस्टिंग क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। उसका रीजन है कि उसकी जो पैकेजिंग आएगी ना, पैकेजिंग वो काफी महंगी आएगी। अब क्यों महंगी आएगी? क्योंकि हम लोग उसको कार्डबोर्ड से पैकेजिंग करते हैं। कार्डबोर्ड से इसलिए करते हैं क्योंकि रेगुलर कोई नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा ही यह ड्यूटी हो जाए तो हम कार्डबोर्ड की जगह प्लास्टिक यूज करेंगे। अंडे का जो ट्रे होता है वो कागज का भी होता है, प्लास्टिक का भी आता है। लेकिन जिसको अंडे का रेगुलर व्यापार करना है वो एक बार पैसा लगा के वो प्लास्टिक वाला खरीद लेता है, बार बार वो कागज वाला नहीं लेता, क्योंकि कागज वाला वन टाइम यूज होगा, फटेगा, खराब हो जाएगा, तो कॉस्टिंग नीचे आती है। बट रेगुलर कोई है नहीं जो उसको भेज सके। मतलब आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीज़ें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो खासतौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनके 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर
आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है, काहे को खोले एम्स? झुंझुना थमा दिए हैं आप, सब में क्या फर्क है? यहाँ नहीं हो सकता उसका इलाज पटना एम्स में, और यही पटना एम्स लिख रहा है दिल्ली एम्स चले जाइए, तो दिल्ली एम्स में तो भरेगा भीड़। तो एम्स जो स्थापित किया गया, आप उसकी स्थिति देखिए। तो कौन कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? एजुकेशन से 30% जो आपने कहा ना, कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें विदेश से आती हैं, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमन से कहिए कि कम से कम उस पर टैक्स मत ले। अब एक बात बताइए, कोई MRI मशीन वीडियो गेम खेलने के लिए लाएगा? जो बड़ी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए आएगा, उस पर क्या जरूरत है टैक्स लेने की? आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% GST ले रखे हैं। वो आप सिनेमा देखने जाइए 18% GST, अब मेरे यहाँ पढ़ने आइए 18% GST। मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सेम टैक्स, ये तो गलत चीज़ें हैं ना। यहाँ हम किसको बोले? जिनपिंग को? और जो 70% अच्छी चीजें हैं आप मानते हैं? हाँ, अच्छी, जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीतिक आदमी थोड़े। कौन कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में FDI जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, GST में पारदर्शिता लाई गई। स्लैब अलग है, जैसे एजुकेशन पे 18% नहीं होना, बट GST की जो पारदर्शिता है उसको की गई, वो अच्छी चीजें हैं। बट हम एजुकेशन में हैं, हमारा काम, सबसे पहला सवाल हम एजुकेशन से पूछेंगे, एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया गया। 10 में से प्रधानमंत्री को मतलब आप एजुकेशन में कुछ 7 नंबर देते हैं। वो तो जो बाकी काम किए उनमें तो हम क्यों उनको कहेंगे भाई, लेकिन बाकी जो काम किया अच्छा किए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, क्यों? हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बोले? हनुमान जी थोड़े जो सीधा चीर के राम दिखा देंगे यहाँ पर। सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र हो जाए। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं, इसके या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2%, 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारे काम एजुकेशन है और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है यहाँ पे। हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। ये हम गारंटी बोलते हैं। किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ नहीं जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया यहाँ। बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाएं। खान सर, लेकिन किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपये महीने का। 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती है, एक दिन की 500 रुपये, महीने का 500 रुपये मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आप सोच सकते। पर वो कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपये किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपये DAP कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपये और DAP खरीद के ला रहा है, सो आप उसको 400 रुपये DAP कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है। नहीं, हमारी बात किसान पे है। नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, आपका मानना क्या है? प्रधानमंत्री से नहीं है, हमारी प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियस बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय है, तो भारत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी हार गए थे एक बार, ये तो लगातार तीसरी बार चुन के आए। तो लोकप्रियता अलग चीज होती है। हमारा मेनली वो तो काम करेंगे, सोशल मीडिया है, उनकी अपनी टीम है, कितने बड़े वक्ता हैं, और काम जो मेन धरातल वाला काम, जैसे 370 जैसा बोल्ड डिसीजन ले लेना, हटा देना, तो ऑब्वियस बात है कि इनका बहादुर डिसीजन लिए थे। जो हम तो यही नहीं समझ में आता है, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गई था, अमेरिका लेके आया था,
आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया पर पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना। तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है, स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमारे जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या उसकी कोई मोल नहीं है? या हिंदू होना पाप हो गया है? उसको मारा रहता, अगर कोई अपराध किया रहे, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया रहे, तो आप गोली चलाइए। वो इंसान घूमने गया है, कोई छुट्टियां मनाने गया, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को पूछता खून नहीं खोलता है? पर कम से कम आप ये तो मानेंगे कि 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था कारगिल में, हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, ए टू जेड को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है, फील्ड मार्शल ले लिया उसने उपाधि। तो हमको बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिए होगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगता है चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? अब जो जानता है इस सब चीजों के, ऑब्वियस बात है नुकसान होगा उनको। नहीं लेना चाहिए वापस उनको। अभी भी कहते हैं कि मार दीजिए फिर उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं ना, अब वो उनका मैटर है, उनसे वो जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे बताइए, तो इनकी वजह से गिरे। उनका अधिकार है, वो सांसद है, वो संसद में सवाल पूछ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, बट वहां हम लोग का अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है, ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता दें, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके सब उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं, तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका Su-57 लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो छुप, लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो होगा, डाउन होता है। तो थोड़ा हर चीज सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली चल रहा है, ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखिए हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं है। नहीं, समय उचित नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना, ये समय उचित नहीं है। समय उचित कभी नहीं आता है, समय बताना पड़ता है। एक बात करें, मान के चलिए हमारा 5 गिरा, अब 10 गिरा के फिर बोलो कि हमने उनका 10 गिरा है, मेरा 5 गिरा है, क्या मतलब बनता है? आप 10 गिरा दीजिए उसका। पर लेकिन आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, आपने कहा कि सीधा मिलिट्री के उनके इंस्टॉलेशंस को उड़ाना चाहिए। पहला हमारा आर्मी हेडक्वार्टर, क्योंकि आपने देखा होगा इंडोनेशिया में इंडिया के जो डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट इसलिए गिरे क्योंकि शुरू में हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से ये ऑर्डर था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मारना। ये हमेशा इन पॉलिटिकल वालों का ना यही खराब लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री, एकदम स्पष्ट कहना था कि LOC क्रॉस नहीं करना। क्यों नहीं क्रॉस करना है? क्या मतलब बनता है यहाँ पे? वो हमारे देश में घुस गए, इनको मार के बस भगा देना, क्रॉस नहीं करना है। हमारा एयरफोर्स का जहाज जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दिया था तो मिसाइल लॉक कर दिया गया था। मिसाइल लॉक जो हुआ था ना, नवाज शरीफ के ऊपर हुआ था, मार दिया रहता, क्या होता? नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ वहीं खड़े थे, वो भाषण दे रहे थे। तो इन एयरफोर्स के पायलट ने जब मिसाइल लॉक किया तो कहा कि हमने मिसाइल लॉक कर दिया, या आर्मी के कुछ लोग दिख रहे हैं, पर्सनल दिख रहे हैं। तो हेडक्वार्टर से उसको गया कि आप LOC के उस पार हो या इस पार हो, तो कहा कि नहीं, हम तो LOC के उस पार हैं 3 किलोमीटर। तो कहा कि हमला नहीं करना है। क्यों नहीं करना? मार दिए रहता, उड़ गया रहता परवेज मुशर्रफ। इसी तरह आपको लगता है 2008 में मुंबई का जो हमला हुआ या पार्लियामेंट का जो हमला हुआ, तब भी हमको अटैक करना चाहिए था? बिल्कुल, मनमोहन सिंह की साफ गलती थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह ने एकदम गलत डिसीजन लिया। ताज होटल पे हमला, कराची उड़ा देना चाहिए यहाँ पे। अरेंजमेंट का साहब को अभी तक रखते रहना चाहिए था।
हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में आके उसको फांसी दे दी ना, उसको पीट पाट के अभी तक रखते लोग, जब कुछ करता तो दिखाते लोग उसको यहाँ पे, कह तो बहुत जघन्य अपराध किया था अजमल का साहब को, उसको जीने का भी हक नहीं था, लेकिन इतना फांसी जैसी सजा उसके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता। टू नेशन थ्योरी पर आपकी राय क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? पहली बात तो जो उस समय के राजनेता लोग थे, जो उस समय के थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती किया कि हमारी जमीन हमारा देश को एक लाइन खींच के चला गया, इधर इंडिया इंडिया पाकिस्तान आप मान लिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहला डिसीजन होना चाहिए कि हमें रेड क्लिफ लाइन नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान हमारा है, डूरन लाइन नहीं चाहिए, हमारे गांधारी का गांधार था, और इधर हमको म्यांमार हमारा था। 1900 आज़ादी के केवल 10 साल पहले म्यांमार अलग हुआ था, 1937 में, 35 के अधिनियम के तहत 37 में कंप्लीट खत्म, पूरा अखंड भारत चाहिए था। अभी क्या ले आए यहाँ पर? किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। इन सब को हटा के अगर अंबेडकर साहब रहते तो सब संभाल जाते। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अंबेडकर साहब को आज़ादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान में जब देश बनता है तो हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे, वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, अंबेडकर, जिन्ना हो जाए, जितने लोग अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है, अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की बहुत सुधार, बहुत सुधार रहता। आज आप बताइए संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अंबेडकर साहब को कहेगा आप किए? आप किसी शाकाहारी इंसान से आप पूछिएगा कि मटन खाओगे कि चिकन, वो बेचारा चुप हो जाएगा, भैया वो तो शाकाहारी है, उसका ऑप्शन पनीर गायब है। तो वक्फ पर कोई आपकी राय है? वक्त पे क्या, कानून पर? वक्त कानून में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है वो हाई कोर्ट के जज को दे देना चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज डायरेक्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कहेगी वो कर देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आज चाहते तो इंटरव्यू रुकवा देंगे रुकवा देंगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो जाएगा। अगर आपको सुधार करना है हकीकत में तो डिस्ट्रिक्ट जज को ले आ दीजिए, हाई कोर्ट के जज को ले आ दीजिए। तो सुधार का बहाना देकर कंट्रोल करना दोनों डिफरेंट चीज होता है। अगर आपको कंट्रोल करना है अब बहुमत में सीधे कह दीजिए कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कंट्रोल करना, बहाना बनाते हैं सुधार का। हाई कोर्ट का जज, अब ये डीएम को दुनिया भर की जिम्मेदारी, और कह रहे हैं कि डीएम को दे देंगे तो सुधार आ जाएगा। डीएम के अंडर में सरकारी स्कूल है, क्या सुधार आ गया? डीएम के अंदर में सरकारी हॉस्पिटल है, क्या सुधार आया? पूरा डिस्ट्रिक्ट डीएम के अंडर में। कौन डीएम कह सकता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट? सुधार की जरूरत तो है ना, ये तो आप पारदर्शिता की जरूरत है, बट वो हाई कोर्ट के जज के द्वारा। आप ये नहीं कह सकते ना कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करके सुधार सकते हैं। हमारा क्या कहना है कि आप जो सुधार कर रहे हैं मेरे उससे कोई ऐतराज नहीं, आप बस उसमें हाई कोर्ट के जज को इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि चीजें कॉम्प्लिकेशन ना हो, पावर ज्यादा हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुधार लाने से कोई सुधार नहीं होगा। ओके, पर सुधार की जरूरत है। हाँ, तो पारदर्शिता की जरूरत। वक्त में तो हर चीजें अपडेट होती रहती है, तो वो लोग भी कहेंगे कि जरूरत है, लेकिन हम तो कहते हैं कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज्यादा हाई कोर्ट जज। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड मीडिया ने बनाया गया एक टिटिम्मा है, बिना मतलब का चीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार और जो न्याय व्यवस्था है उसका बर्डन बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि पहले जो डिवोर्स आप घर में बैठ के दे देते थे, अब आपको कोर्ट में आके डिवोर्स देना पड़ेगा। पहले एक आदमी 3-4 विवाह कर लेता था। भारत में ये प्रचलन वैसे ही धीरे धीरे समाप्ति के गौर पे था। एक गांव में शायद 1-2 आदमी मिलेगा जो
दो शादी, एक शादी करने वाले का तो यहाँ संभल नहीं रहा है बेचारा, ड्राम में पैक हो रहा है कि पहाड़ पे से फेंका रहा है, तो यहाँ कौन दो शादी कर रहा है यहाँ पे। तो भारत में जो पॉलीगेमी है ऑलरेडी अपने पतन के रास्ते पर है, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो चूंकि ये तो आंकड़ा गृह मंत्रालय के पास होता है, गृह मंत्रालय ये आंकड़ा जारी कर दे कि नहीं देखो भैया 10% से ज्यादा 20% से ज्यादा ऐसे मामले हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज तो बीजेपी के राज्यों में लागू हो रहा है? नहीं, कई राज्यों में बात यहाँ राज्य की होती है, कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं रहता है। नहीं, मैं कह रहा हूं लागू होना शुरू हो गया है। तो वो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जो यूसीसी है उससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नथिंग चेंजिंग आएगी। आप उस चीज को, आप ये कह रहे हैं कि मैं कानून लाऊंगा जो सबको पोलियो पिलाया जाएगा, भैया पोलियो खत्म है इंडिया से, पोलियो को कंटिन्यू रखना है। बात वही है कि आप पोलियो ड्रॉप के लिए संविधान में एक संशोधन लेके चले, यानी ट्रिपल तलाक की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, यूसीसी डिफरेंस, ट्रिपल तलाक डिफरेंस। सर आप प्लीज इसको मत मिलाइए, ट्रिपल तलाक वहीं से हुई थी, तो दोनों डिफरेंट चीज है। ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, महिलाओं के लिए थोड़ा भी उचित नहीं था। इवन इस्लाम में भी देखिएगा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बहुत तरजीह नहीं दिया गया, और बहुत सारे कठोर नियम होते हैं वहां पर। लेकिन आप बोले हैं यूसीसी पे, तो यूसीसी से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे किसी को एक शादी करनी है, क्या गलत है? डिवोर्स देना है, कोर्ट में आके डिवोर्स देना पड़ेगा। जमीन के हक में बेटा का साथ साथ बेटी का भी हिस्सा होगा, इसमें क्या गलत है? और क्यों इतना हल्ला किया जा रहा है यूसीसी को लेके, हमको यही नहीं समझ। सारे विपक्षी दल विरोध भी तो करते हैं। वो उन लोगों को तो टीवी पे बने रखना है, इसलिए दिखाना है कि एक हिस्सा को दिख रहा है कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, ये काम। बट जो हकीकत धरातल में उसमें तो बहुत उससे कोई बदलाव नहीं आएगा यूसीसी से। और बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? अभी तो 2003 के बाद फिर से एक बार वो इंस्पेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जो नाम थे वो सेफ हैं, उसके बाद जितने नाम जुड़े हैं उनको कोई ना कोई कागजात दिखाने पड़ेंगे, या तो अपने देने पड़ेंगे या पिता माता के देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात हैं और वो दिखा भी देंगे, और जो नहीं रहेगा तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन अपना एक बोर्ड गठित करेगा जहां वो दिखाएंगे। अमूमन देखिए क्या होता है ना कि वो तो कह रहे हैं एनआरसी, विपक्षी कह रहा है कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। देखिए एनआरसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास चतुर हैं, वो कैसे फर्जी बना लेंगे। आप इस चीज को समझिए, पीसेगा तो गरीब। जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं वो इतने सातिर और इतने चतुर हैं ना कि वो अपना डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे। पीसेगा गरीब इंसान, जो झुग्गी झुपड़ी रहने वाला है, रेलवे स्टेशन के बाहर कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा आप पटना जाइए, गांधी मैदान डिवाइडर के बाहर लोग सोए होंगे लोग, तो गरीब पीस जाता है, दिक्कत ये आता है। और दूसरा जो चोर होते हैं, जैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत सातिर है, उन्हें पता है कि हम दूसरे देश में एंट्री किए हैं इसलिए हमको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। और जो यहाँ के लोग हैं, अरे चलो ना, चलते रहता है, हमारा ही देश है। यानी आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी? वैसे नहीं, जो जरूरत है, जो फर्जी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन पकड़ के तो भेजिए। उसके पकड़ेंगे कहां से? आपकी सिस्टम खराब थी, उसने आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना के रख लिया है। बहुत आसानी से बन जाता है इंडिया में, कुछ भी आसानी से बन जाता है। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसको फीमेल कर दिया, उसको ना डॉक्यूमेंट में उसका फीमेल लिख दिया, और बेशर्मी देखिए वो एग्जाम देने गया तो कह रहा है कि तो फीमेल है, तो कह रहा है कि सब मेरा है, गलती से फीमेल लिया था, एंट्री नहीं दिया उसको। एक टाइपिंग मिस्टेक से एक मेल फीमेल बन गया। वो सब कुछ दिखा रहा है, पैन आधार सब कुछ दिखा रहा है, बट जेंडर में क्या लिखा था? फीमेल, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। तो ये जो कास्ट सेंसस जब होगा, इस बार जनगणना होगी, लगता है आपको ठीक ठाक हो पाएगी? पिछली बार तो इसीलिए कहते हैं ना, जब 2013-14 में हुई थी तब उधर इतनी गड़बड़ियां आ गई थी, इतनी गड़बड़ियां उसमें आ गई थी कि वो तो डेटा यूज करने लायक ही नहीं था। इस बार आपको लगता है हो पाएगा? अब डेटा आने के बाद ही कोई बता पाएगा। अभी पहले से हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर देना, हम डेटा देखें ना, कौन अधिकारी वहां पे है। फैसला कैसा है? देखिए, कास्ट सेंसेशन की एक बात बताते हैं, जब तक कास्ट रहेगी ना, तो कास्ट सेंसस ये सब चीजें चलती रहेंगी। सबसे बड़ा चीज होता है जी कि हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। हमको देखिए, किसी को पता नहीं चलता हिंदू है, मुसलमान है, कौन जात का है, कौन नहीं, मतलब ही नहीं। हम किसी जात में सेट हो जाते हैं, किसी धर्म में सेट हो जाते हैं, तो क्या मतलब बनता है 2025 में आके किसी को अपनी जाति वगैरह दिखाने? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो बिहार में पले बड़े, यही रहते हैं, यहाँ के समाज को, राजनीति को समझते हैं। बिहार की राजनीति तो हमेशा से जात पर ही चली है, जाति पे वोट पड़ता है ना, पड़ता ही है। बिल्कुल, जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है यहाँ पर, सब में है। तो चीजें बहुत बड़ी, और यूपी बिहार में तो इतना ज्यादा है, आप भी जानते हैं। तो ये तो चीजें, समाज में बदलाव धीरे धीरे होगा। जब समाज पैसे और एजुकेशन दोनों कमाएगा तभी जाके बदलेगा। पर कोई तो वजह होगी ना कि सरकार भी तैयार हो गई। बीजेपी कभी नहीं मानती थी, जाति गणना की मांग कभी नहीं मानी, इस बार मान ली। बीजेपी मान ली। मैं कह रहा हूं, क्यों मान ली फिर बीजेपी ने? तो ये तो आप बताइए, अगर गवर्नमेंट ने मांगी है तो ये तो उसके स्पोक्स पर्सन बताएंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब लोग भी शायद चाहते हैं,
कोई राजनीति ओबीसी के में लोग, इम्पोर्टेंट SC मुद्दा ST नहीं के लोग। होता है। राजनीति में एक ही मुद्दा इम्पोर्टेंट होता है कि हमको वोट किस चीज से मिलेगा। इम्पोर्टेंट तो ये भी मुद्दा है कि एजुकेशन पे से टैक्स हटाना चाहिए, क्या हट गया? यहाँ पॉलिटिक्स में मुद्दा बस ये होता है कि हमको वोट किससे मिलेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट की चीज़ है वो गवर्नमेंट का इंसान बताएगा क्यों लाया है। पर हिंदुस्तान के रिश्ते इजराइल ईरान दोनों से अच्छे रहे, अच्छे दोनों से हैं। पर हाल के दिनों में विपक्ष कहता है कि इन्होंने तो देखिए इजराइल से दोस्ती के चक्कर में ईरान को और पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने त्याग दिया है और ये लॉन्ग टर्म में हमको बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलता है, बट रणनीतिक रूप से मिडिल ईस्ट जो है वो हमें वहाँ से सस्ते पेट्रोल मिल जाते हैं, हम अपने सामान को वहाँ बेच देते हैं, हमारा वहाँ रोजगार है। बट यहाँ पे तीन चीज़ समझना पड़ेगा। अरब और ईरान ये बड़े दुश्मन हैं। अरब चाहता है कि ईरान ख़त्म हो जाए, तो हम लोग इसमें बैलेंस बना के चल रहे हैं, किसी से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरान को लेकर चाइना मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि चाइना ओपनली ईरान का सपोर्ट किया है। तो लेकिन ईरान भी समझदार है, वो चाइना और इंडिया के बीच में वो भी बैलेंस लेके चलेगा। जैसे हम लोग ईरान और इजराइल में बैलेंस लेके चल रहे हैं, वो हमें ही बैलेंस लेके चलेगा। लेकिन ईरान अगर गया तो समझिए कि हम लोग का मिडिल ईस्ट में जाना या फिर सेंट्रल एशिया में जाना, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है, एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहाँ जा रहा है। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहाँ पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है, तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है, जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश, जिसको हमने पैदा किया बांग्लादेश को, वो हम लोग के ऊपर आंख दिखा रहा है। तो हमारी जो छवि है ना विश्व गुरु की, या हमारी जो छवि थी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी छवि राइट विंग की ओर ज़्यादा मिटती जा रही है। जो एक रीजन वाले देश में, खास करके जहाँ देश है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग सिंगापुर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मीडिया और इन सब चीज़ों से देखा है। तो हम मीडिया से काफ़ी प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई नहीं गया है ज़्यादातर लोग, लेकिन देखते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा है। उसी तरह से हमारे देश के बारे में पता करने से पहले लोग भी मीडिया देखते होंगे, तो इंडिया से कैसे लेवल की डिस्कस होता होगा, क्या दिखता होगा, उन्हें ये दिखता होगा यार ये सब तो केवल पॉलिटिक्स करता है, सब तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। अभी तक आप ये जाती कर रहे हैं मीडिया के साथ। सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? वो तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार, विपक्षी दल जिम्मेदार, जो लोग इस पर बहस करते और करवाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो 4 ठो मुर्गा जो लड़ाया जाता है, किस लेवल के रहते हैं लोग? जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉरपोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पे आता है। और मीडिया में आके और वो 4 आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है, देश कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है इस चीज़ों में। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीज फायर का जिक्र किया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफ़ी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया, यहाँ पर बदला बराबर। लेट ट्रंप, तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए कोई अमेरिका नहीं उनको है। कोई कौन नाराज करता है? दुनिया में कोई नाराज नहीं करता। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिए था। ऐसा नहीं है। क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है? साहब देखिए, इंदिरा गांधी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी को बीच में नहीं लाएंगे। देखिए, विपक्ष का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि विपक्ष कितना मजबूत है, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। क्या आपको लगता है विपक्ष कमजोर इसीलिए हुआ है क्योंकि या तो वो सही मुद्दे नहीं उठा रहा है या जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है, और इसीलिए लगातार एक ही पार्टी, एक ही नेता जीतते जा रहे हैं? एक ही इंसान जीते तो उससे क्या खराबी है? बस ये है कि परफेक्टली काम करते रहें।
और नहीं, पर विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जाने अपना कैसे मजबूत होगा कैसे नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स में उतना हम बस एक चीज इतना जानते हैं कि जितना घटिया लेवल का इंडिया में पॉलिटिक्स है, 10-20 समझदार इंसान जिस दिन आ गए ना इस देश में, 10-20 समझदार इंसान, ये जितने नेता हैं सबने ये नोकिया मोबाइल की तरह गायब हो जाएंगे सब। फिर इनको कोई पूछेगा नहीं, फिर ये मुखिया के चुनाव में लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री से हार के। ये हम बता रहे हैं आपको, जिस घटिया लेवल का ये लोग करते हैं, इन्हें कुछ अता पता ही नहीं रहता है। इनका पूरा मंत्रालय इनके एसीएस संभालते हैं सब, सेक्रेटरी, इनको कुछ नहीं पता रहता है यहाँ पे। बस हम इतना ही कहते हैं कि हाँ, कभी ना कभी कोई पढ़ा लिखा इंसान आएगा जो इन लोग को ऐसा रिप्लेस करेगा जिसको ये दिखने नहीं मिलेंगे। खान सर, अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे नाम लूंगा, एक एक नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है, आराम से। हाँ। ओके। राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप पसंद करते हैं? हमारे पसंद को हमसे आप 10 नेता का नाम पूछेंगे, हम कहेंगे 10 को पसंद करते हैं। ओके। प्रियंका गांधी। अच्छी बहन है उनकी। सोनिया गांधी। सब एक ही पार्टी से पूछेंगे। आ रहा है, बहुत लंबी लिस्ट है। आगे। मनमोहन सिंह। एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे अर्थशास्त्री, और जिन्होंने 1991 में जो किया था ना, उनको विपक्ष भी नहीं भूल सकता है। चाहे वो मनमोहन सिंह हो और अटल बिहारी वाजपेयी हो, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम। हम 4 लोगों को बताते हैं इस देश को कैसे लोगों की जरूरत है। मनमोहन सिंह सिख धर्म से आते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, देश के लिए क्या नहीं किया। रतन टाटा पारसी धर्म से आते थे, देश के लिए सब कुछ कर दिया यहाँ पर। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम से आते थे, सब कुछ कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में परमाणु बम दिया, जो आज भी हम लोग खड़े होकर रहते हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, इस तरह के लोगों की जरूरत। ओके। नरसिम्हा राव। उस समय इन्होंने इनके लिए बहुत खुशनसीब थे कि इनको मनमोहन सिंह जैसा एक व्यक्ति मिला था जिन्होंने अर्थव्यवस्था से बचा के इनको लेके चलाया था। अच्छा, ओके। वीपी सिंह। उस समय का जो पॉलिटिक्स मांग रहा था उसी रास्ते पे चल दिए थे। राजीव गांधी। दूसरे के कहने के वजह से कई डिसीजन लिए जो इनको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदलना पड़ा, शाहबानो वाले केस में इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा काम कर दिया, नहीं समझ में आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मान लेना चाहिए था। फिर बफोर्स तो घोटाला में फंसे और फंसते चले गए। फिर वो स्विस बैंक, लोटस अकाउंट, क्या चीजें एक ही साथ होते गई। उसके बाद से तो दुर्घटना ही हो गई इनके साथ। संजय गांधी। छोटा सा कार्यकाल। इंदिरा गांधी। आयरन लेडी, सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। नेहरू जी। अंधेरी गली के मुहाने पे जिसको देश पे छोड़ के गए थे सब, जवाहरलाल नेहरू को, तो नेहरू को वर्ल्ड लीडर बनने की अगर चाहत ना होती, वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत ना होती, तो देश का ये हाल नहीं हुआ रहता। चाइना पे बिना मतलब का भरोसा करना, कश्मीर का मुद्दा लेके जाना, यूएनओ में लेके जाना, अपने आप को यूएनओ का महासचिव बनाने की ये सोच लेना, बिल्कुल एकदम गलत। चाइना के प्रति तो इनसे घटिया नीति कोई लाया ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर। अनमैचेबल। चेहरा खिल गया एकदम अम्बेडकर जी का नाम आते हैं। अनमैचेबल, अम्बेडकर साहब अनमैचेबल। और ये तो आप कह ही चुके कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था देश का। सरदार पटेल। आयरन मैन, बिल्कुल एकदम। उन्होंने बहुत किया, सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के किए। उनका कोई मतलब बैकडोर सपोर्ट नहीं था। एक मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति जिनको पढ़ाई के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ा और देश के लिए इतना बेहतरीन काम किया, जोड़ के रखा। चाहे उनका सबसे बड़ा योगदान लक्षद्वीप को आधे घंटे पहले जोड़ा, जो लोग बहुत बार इसको नहीं देख पाते। वो लक्षद्वीप को जोड़े और इधर कश्मीर भरोसे बैठे थे जवाहरलाल नेहरू का। कश्मीर में उतना इंटरेस्ट वो नहीं लिए थे, बट जो साउथ वाला एरिया था उस सबको एकदम बेहतरीन ढंग से जोड़ के रखे। वो मतलब 10 साल और जी जाते तो देश की स्थिति कुछ और होती। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 1950 में हो गई। और लोग कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब यकीन मानिए, हमें जहां तक लगता है अगर वो जीवित रहते और 1951 का चुनाव रहता तो जरूर वो बनते, नो डाउट इसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि कोई अगर जीवित ही नहीं, जैसे अभी हम कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हैं या द्रौपदी मुर्मू, अरे भैया अब्दुल कलाम साहब नहीं है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। इंग्लैंड उस समय जाके पढ़े थे। आज हम लोग की औकात नहीं है कि हम जाके घूम आ सके, वो उस समय पढ़े थे। धन दौलत से कोई कमी नहीं थी। उस समय वो इतने बड़े वकील थे कि भारतीयों का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद आधी धोती पर उस इंसान ने पूरा जिंदगी बिता दिया। कोई पद नहीं लिया देश के बनने के बाद। अगर वो कहते कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो पक्का बन जाते, जो चाहते वो पद मिल सकता था, नहीं लिए। गलती क्या थी
कि इरविन के साथ जब समझौता कर रहे थे 1931 में, 5 मार्च 1931, तो जो दिल्ली पैक्ट समझौता चल रहा था इरविन के साथ, तो इरविन से कहे थे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के लिए। इरविन इतना चतुर और इतना कमीना व्यक्ति था कि उन्होंने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी घोषित ही नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह को आपराधिक कैदी घोषित किया। और साइन जो हुआ था समझौता पे कि अंग्रेज सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, तो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया और भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा दिया क्योंकि इन्हें असेंबली में बम फेंके थे। अब जब यहाँ पे इनसे गांधी जी से सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्हें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी, तो वो चाहता था इंडिया को शांत करे। इसलिए इरविन के ऊपर दबाव था कि कैसे भी गांधी को भेजो, और गांधी इस समय दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। अगर गांधी जी इस बात पे स्टिक हो जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, तो इरविन को मजबूरी अपना वीटो पावर लगाकर भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए। लेकिन गांधी को लगा कि राजनीतिक कैदी हम छोड़ देते हैं, और यहां उन्हें नहीं छोड़ा गया। और इसका दाग गांधी तब तक नहीं धुल सकते हैं जब तक यह पृथ्वी रहेगा, और इसके बाद लालछन उन पर लगा देना कि इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, ये गलत बात है। माफी का आपने जिक्र किया, तो वीर सावरकर को राजनीतिक ढंग से देखा गया है। जब तो जेल में नहीं गए थे तब उनका जीवन अलग है। जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे, 20 रुपए या 25 रुपए पेंशन था उनका। मतलब माफी मांगकर गलत किया ना। देखिए, अगर माफी वो मांग लेते तो भगत सिंह भी माफी मांग लेते तो वो भी बच जाते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि ये ऐतिहासिक मुद्दे से हटा के इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक इंसान ये सोचता है कि आपके मुंह से उनकी तारीफ निकले, और एक इंसान सोचता है आपके मुंह से उनका विरोध निकले, और दोनों पक्ष, दोनों जो धर्रा है वो ये नहीं देखना चाहता है कि मतलब असली बात क्या चीज थी वहां पर। नाथूराम गोडसे जिन्ना को मार देता भाई, ये तो इंसान है। 80 साल के बूढ़ा आदमी को धक्का नहीं मारा जाता है। जिन्ना को मारने में क्या जा रहा था इनको? लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते, रेड क्लिफ को मार देते, बिरला मंदिर में जाके मार दिए किसको? गांधी को। अच्छा, मारने से मिला क्या? सारी हटा दीजिए। जो लोग नाथूराम गोडसे के पक्षधर हैं वो ये बता दे कि मारने से क्या बदल गया, देश को क्या नई चीजें मिल गई। और हम यही कहते हैं कि जिन्ना को मार देते तो देश का विभाजन नहीं हो सकता। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? देखिए, जो हत्यारा तो कही देंगे, उस हत्यारा तो था। अब आतंकवाद की अलग अलग परिभाषा है। इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानता है। उसकी क्या परिभाषा कहिएगा? दुनिया देखा अजमल कसाब को, इजराइल नहीं माना तो हम क्या कहें? ओके, आज के नेताओं पर आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी मतलब थकते नहीं है एक तरह से, और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान एजुकेशन पे दे दे। अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है इन्हें। राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। नीतीश कुमार बिहार को, मतलब जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं ना कि यहाँ नल लगा दें, यहाँ पूजा घर, यहाँ बेडरूम, उस इंसान ने ना बिहार को उस तरह से सजाया है, नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात का एहसास दिखाते हैं। लेकिन अभी उम्र की वजह से, और कुछ लोग वहीं बताते हैं जो ब्रेन में अल्जाइमर होने की वजह से, अब उनके बिहाफ पे कौन डिसीजन ले रहा है अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लगता है बीजेपी का सीएम आने वाला है बिहार के लिए। अब जो जनता डिसाइड करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, एजुकेशन जो, और ये क्या नाम है, वैकेंसीज, क्योंकि बिहार में ना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पूंजी नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो रोजगार पर डिपेंड करता है। एक घर में एक इंसान को रोजगार मिल जाए ना तो 2 परिवार संभल जाते हैं। एक लड़का को नौकरी मिल गया, उसका परिवार सुधर गया, और एक बेरोजगार लड़की से वो शादी कर लेता है। तो बिहार में एक नौकरी मतलब 2 परिवार। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज और इतना ज़्यादा नौकरी पे बात करना, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। ये चीज़ गुजरात में नहीं सक्सेस होगी, क्योंकि गुजरात के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, वहाँ बिजनेस चाहिए। बट यहाँ पर जो उन्होंने रोजगार और वैकेंसी, महंगाई पे जो बात की है, ये मेन धरातल के मुद्दे हैं। तेज प्रताप यादव, उनका तो अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। कन्हैया कुमार, अपना, उनका भी एकदम एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि हम अपना क्रांति वाला जो विचारधारा है और जो जेएनयू वाला टच है, हाँ। कि हम ये धरातल की चीज़ों को चेंज करेंगे कर। और जो गवर्नमेंट उन पे केस लगा के रखती है, तो हमको ही नहीं समझ में आता है। 10 साल 20 साल पुराना केस है, यस नो करके खत्म करोगे। अभी इस बात है, आप खुद से सोचो। हाँ, 10 साल हो गए उसको, 10 साल पुराना केस है, यस नो। अब आदमी कंफ्यूजन में रहता है, हुआ है नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी,
अभी इधर जो विदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाँ। जो हमारे डेलीगेट गए थे वो उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट हो गया या अरब देश में हो गया जो बेहतरीन ढंग से पाकिस्तान को धोया उस इंसान ने कंप्लीट अपना वो जो एक स्टेटस था जो एक पहचान थी छवि थी कंप्लीट बदल दिया उन्होंने। ऐसे देश के मुद्दे पे सबको एक होके रहना चाहिए। ओके, अखिलेश यादव पूरा नेता लोग का लिस्टे लेके आए हैं क्या? बस खत्म होने वाला है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बढ़िया काम किए एक्सप्रेस वे से। उत्तर प्रदेश में एक चीज अच्छा लगा ना, जो सीएम आया सब लगड़ के काम किए। चाहे मायावती आई, हमने ये एक्सप्रेस वे बनाया, ये डेवलपमेंट किया, नोएडा बसाए। अखिलेश यादव आए, हमने लैपटॉप दिया, बिजली दिए, सड़क, हाईवे, मेट्रो। ये योगी आदित्यनाथ आए, गाड़ी पलटे, बुलडोजर चलाएं, ये किए, सब किए। जो आता है ना कोई काम करता है वहां पे। यूपी में ये चीजें ठीक लगती है। अरविंद केजरीवाल एजुकेशन सिस्टम में ना जितना उन्होंने काम किया था, एजुकेशन पूरे इंडिया को वो एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए जो वहां पे काम हुआ था। खास करके जो बिजनेस आइडियाज थे या फिर जो स्कूली बच्चों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था। जो सरकारी स्कूल में आदमी जाता था ना तो लगता था कि यहाँ गरीब पढ़ेगा, बिल्डिंग गिर रही है। तो जो उन्होंने चेंजिंग लाया था, वो मनीष सिसोदिया ने मिलकर जो किया। हाँ, मनीष सिसोदिया ये लोग मिलकर किए तो बहुत अच्छा काम किया। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आप एजुकेशन की बात कर रहे हाँ। थे। लालू यादव जो उनको जो बिहार मिला था ना, वहाँ पे एक गरीब और छोटे जात का इंसान को लाठी मारा जाता था, तुम चौकी पे नहीं बैठ सकता है, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सुधार किया, लेकिन फाइनेंस कंट्रोल नहीं कर पाए। पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट कहेंगे तो जो नहीं जिनको अधिकार नहीं मिलता था उनको अधिकार दिलाए। सबसे बड़ा फेल्योर कहिएगा तो फाइनेंशियल कंट्रोल कुछ नहीं था। और जो उनके जानने वाले थे लोग ना, अंधाधुन नौटंकी किया, सब अंधाधुन। जो उनको जानने वाले तो अपने जानने वाले को और फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। विकास दिव्य कीर्ति एजुकेशन सेक्टर में बड़ा शालीनता से पढ़ाते हैं। बातचीत है आपकी? कोई मुलाकात हुई है? सारे शिक्षकों से बातचीत। कंपटीशन नहीं रहता है? नहीं, ऐसा क्यों बात? वो अपना अलग अपना पढ़ा रहे हैं, हम अपना पढ़ा रहे हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस उनका है कि थोड़ा शालीनता से चीजों को बताते हैं। हमारा बात हम एग्रेसिव बताते हैं। आप मानते हैं कि आप अग्रेसिव है? खुद को मानते हैं? हमको फौज में जाना था ना। तो वो फौजी वाला था और वो टीचिंग में आए वहाँ पे। और हमको तो अभियो कहते हैं कि हमको टीचिंग मतलब टीचिंग हम दिल से बताते हैं, हमको टीचिंग पसंद नहीं। ओके, अवध ओझा सर हिस्ट्री के सेक्टर में बहुत काम किए। अब इधर इलेक्शन भी वो लड़े थे। अगेन बात है कि लोगों के वोट पर उनका हक होता है। वोट देना ना देना किसी का पर्सनल चॉइस है, बट एजुकेटेड लोगों को एजुकेशन में आना चाहिए। खान सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच चाय वाला इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ इस बातचीत में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।